हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम आज ये डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के, यानी कि क्यों लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम ये देखेंगे कि स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है, और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या होता है। ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे यानी कि 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम सब ये बात जानते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं या फिर जो इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं वो अपनी इनकम में से कुछ पार्ट सेव करते हैं और सोचते हैं कि कैसे मैं इसे ग्रो करूं, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना क्या इतना ही आसान है? क्या बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो मैंने आपको ये चीज पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था कि बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट यानी कि गैम्बलिंग, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर तो रहे हो, अगर आपने दिमाग से नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया, तो हो सकता है आपका वो पैसा जो है वो क्या हो जाए, डूब भी जाए, या फिर आप जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे ना वो आपको ना मिले। तो इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर के एसेट्स क्लास हैं और उनमें से आपको अपने लिए सुटेबल एसेट क्लास चूज करना होगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी और टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट पे नजर भी रखनी होगी कि मेरा इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से मैं सोच रहा था क्या उस हिसाब से वहां पे ग्रोथ मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, या फिर कुछ फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये सब कुछ देखना होता है एक इन्वेस्टर को, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर जो है ना वो कुछ चीजें सैक्रिफाइस कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहला, अपनी प्रेजेंट कंजप्शन, क्योंकि उसे फ्यूचर कंजप्शन बढ़ानी है, तो इसलिए अपना प्रेजेंट कंजप्शन क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तभी तो पैसा बचेगा। वरना अगर वो अपनी कंजप्शन को बढ़ा लेगा तो सेविंग होगी ही नहीं, और जब सेविंग ही नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी। तो ये सब कहीं ना कहीं एक सैक्रिफाइस होते हैं एक इन्वेस्टर के। तो पीपल फॉरगो करंट कंजप्शन इन ऑर्डर टू अवेल हायर रिटर्न, यानी कि एक कंज्यूमर को अपनी प्रेजेंट कंजप्शन सैक्रिफाइस करनी होती है अगर उसे अच्छे रिटर्न जनरेट करने हैं। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न। हम जब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेस्टमेंट के, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है एंड अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि जब हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं यानी कि हमें हमारे पैसे खोने का खतरा जो है ना वो कम हो जाता है, ठीक है, और फिर हम अपने रिटर्न्स को मैक्सिमम करने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, नथिंग कैन बी रिस्क फ्री इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। हर एक चीज में रिस्क इन्वॉल्व होता है। हमें अपना पसंदीदा करियर चूज करना, वहां भी रिस्क होता है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं चलो भैया वहां पे पैसे से रिलेटेड रिस्क नहीं है मेरे भाई, पर टाइम से रिलेटेड तो है। अगर मान लो आपने किसी करियर पर अपना कुछ टाइम दिया, ठीक है, और आप उसमें फेल हो गए, आपका टाइम तो चला गया आपके हाथ से। तो इसलिए रिस्क तो हर चीज में है। फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं तब रिस्क है, करियर के डिसीजन ले रहे हैं तब रिस्क है, ठीक है। यानी कि हम हर टाइम हर जगह रिस्क ले रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से, यानी कि इस दुनिया में कोई भी चीज रिस्क फ्री नहीं होती है, ठीक है। तो रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड, यानी कि मैं कह सकता हूं कि रिस्क एंड रिटर्न हमेशा पैरेलली चलते हैं, कि अगर रिस्क बढ़ेगा तभी रिटर्न बढ़ेगा। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। तो अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमें रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे है, तो रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड, हायर द रिस्क हायर विल बी रिटर्न, यानी कि जितना ज्यादा हम रिस्क लेंगे रिटर्न भी क्या रहेगा उतना ही ज्यादा रहेगा। पर इस बात का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि हम अपने रिस्क को मैनेज ना करें, हमें कैलकुलेटिव रिस्क लेना होता है। हाँ, अगर गैम्बलिंग करेंगे तो वो एक ऐसा रिस्क है जिसे हमने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है, और वहां पे लॉस के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की, वो हमेशा वैसे केसेस में रिवॉर्ड के चांस ज्यादा होने चाहिए और रिस्क के चांस कम होने चाहिए। तब हम बात बोलते हैं कि जो रिवॉर्ड है, यानी कि तब विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं 1:1 है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि 50% चांस है मैं जीत जाऊंगा और 50% चांस है मैं हार जाऊंगा। लेकिन जब हम रिस्क की बात करते हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टर, एक अच्छा ट्रेडर हमेशा ये सोचता है कि रिस्क कम रहे रिवॉर्ड ज्यादा रहे, यानी कि कम से कम जो रिवॉर्ड है वो रिस्क से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना बहुत जरूरी है। तो ये हमने पढ़ लिया यहां तक।
तो चलो फिर अब आगे बात करते हैं। तो कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन। सबसे मेन पॉइंट ये होता है, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम क्यों करते हैं? अपने पैसे को गिराने के लिए तो करते नहीं होंगे, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए करते होंगे। तो हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि जो हमारा पैसा यानी कि हमने जो कैपिटल लगाई है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो कैपिटल एप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसका? इन्वेस्टमेंट का। यानी कि जनरली लोग जो हैं वो अपने पैसे को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि फ्यूचर में या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे उन्हें एक अच्छा वेल्थ मिल पाए कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, या फिर वो अपने आने वाली जनरेशन को एक लेगेसी दे पाए। उन सब चीजों के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात ये आती है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हमेशा इक्विटीज में नहीं होती, हमेशा बैंक्स में भी नहीं होती, हमेशा एफडी में भी नहीं होती, हमेशा गोल्ड में भी नहीं होती। वो डिपेंड करता है एज टू एज, क्योंकि जब हमारी एज कम होती है तो हमारा रिस्क एपेटाइट भी क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी कि हम ज्यादा रिस्क ले पाते हैं। तो उस केसेस में क्योंकि हम अपना पैसा गवा भी देंगे तो हमें पता है कि हम दोबारा कमा लेंगे, क्योंकि हमारी अर्निंग एज चल रही है। तो ऐसे केसेस में लोगों का ना स्टॉक्स पोर्टफोलियो क्या होता है? ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू एफडीज, बैंक्स में रखा हुआ पैसा या फिर डेट फंड्स नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हम ओल्ड होते चले जाते हैं, या फिर मान लो मैं बात कर रहा हूँ रिटायर्ड पर्सन की, अगर उनके पास एक फंड रखा हुआ है तो उन्हें पैसा अपना स्टॉक मार्केट में नहीं, किसी डेट फंड वगैरह में यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए पैसा बहुत ही क्रूशियल होता है। अब उन्हें पैसा ग्रो नहीं करना होता, उन्हें पैसा कंज्यूम करना होता है अपने उस एज में, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी होती है पैसे की तरफ, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, वो नौकरी भी नहीं करते। तो ऐसे केसेस में वो क्या करते हैं? अपने पैसे को डेट फंड में लगाते हैं। यानी कि एक चीज बोली जाती है कि हमारी जो एज है ना उसके अकॉर्डिंग हमारा पैसा डेट फंड में होना चाहिए। जैसे मान लो मैं 25 ईयर्स का हूं तो मेरे टोटल पैसे का सिर्फ 25% जो है ना वो डेट फंड में होना चाहिए, बाकी इक्विटीज में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कोई पर्सन 60 का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, 60 का हो गया तो उसका 60% पैसा किसमें होगा? डेट में, 40% इक्विटीज में या फिर शेयर्स में या फिर स्टॉक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ना अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज। तो कैपिटल एप्रिसिएशन क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व्स होल्डिंग स्टॉक्स फॉर मैनी ईयर्स। तो हम जो है ना वो स्टॉक्स को होल्ड करते हैं बहुत सालों के लिए, एंड लेटिंग देम ग्रो विद इन पोर्टफोलियो, और हम उसे हमेशा ग्रो करने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो हमेशा क्या रहे, बढ़ता रहे, व्हाइल री इन्वेस्टिंग डिविडेंड्स टू परचेज मोर शेयर्स। और हम ये भी करते हैं कि अपने पैसे जो हमारा शेयर्स है, हम सब जानते हैं कि स्टॉक्स से हमें दो बेनिफिट मिलते हैं ज्यादातर एसेट से। एक कैपिटल गेन की उनकी वैल्यू उनकी डिमांड की वजह से, कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से लगातार बढ़ रही है। दूसरा डिविडेंड बेनिफिट, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा ही मिलता है हमें, तो वो भी चीज होती है। तो हम उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा स्टॉक्स खरीदने में। दूसरा, करंट इनकम। कई बार हम करंट इनकम बनाने के लिए भी क्या करते हैं? शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमारे पास डिविडेंड का एक रेगुलर फ्लो क्रिएट हो जाए और डिविडेंड से हमें इतनी इनकम आए कि एक तरह से हमारी रेगुलर इनकम बन जाए, रेगुलर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाए? बिल्ड हो जाए। तो करंट इनकम में क्या हुआ? करंट इनकम इन्वॉल्व इन स्टॉक्स दैट पे अ कंसिस्टेंट एंड हाई डिविडेंड। मतलब उन स्टॉक्स में हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं चालू, जहां पे हमें कंसिस्टेंट और हाई डिविडेंड्स मिलते हैं, एज वेल एज सम टॉप क्वालिटी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। और यही नहीं, हम कुछ टॉप क्वालिटी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं REITs, यानी कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। इसको REITs बोलते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? कि जो लोग रियल स्टेट में पैसा नहीं लगा सकते, तो ये जो है ना बहुत चीप रेट पे अवेलेबल होता है, आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हो। यहाँ से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने के साथ आपको रेंटल इनकम भी मिलेगी। यानी कि ये भी एक तरह क्या होता है? पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है। हम इन चीजों में पैसा लगा सकते हैं जहां से हम एक रेंट कमा सकते हैं और साथ साथ हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू पैसा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो REITs हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब हम REIT में इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमारा ज्यादातर पैसा, ठीक है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है ना उसमें लगाया जाता है, तो रिटर्न्स भी हमें क्या मिलते हैं? अच्छे मिलते हैं। एंड हाईली रेटेड बॉन्ड्स, बिकॉज दिस प्रोडक्ट प्रोड्यूस रेगुलर करंट इनकम। और या फिर हम हाईली रेटेड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये हमें रेगुलर करंट इनकम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है? कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी कि हम कैपिटल को बचाने के लिए भी
इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल प्रिजर्वेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद रिटायर्ड पीपल। लेकिन कैपिटल प्रिजर्वेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटायर्ड पीपल के लिए कि अब उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया पहले पॉइंट के अंदर ही कि इन्वेस्टमेंट हमेशा स्टॉक्स में हो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है हम लोगों का रिस्क एपेटाइट कैसा है, हम किस सिचुएशन में खड़े हैं, अपने एज के किस टाइम पे है। ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल प्रिजर्वेशन की, तो जो ओल्ड एज पर्सन है, फिर जो रिटायर्ड पीपल है, उनका मेन मोटिव क्या होता है? अपने पैसे को बचाना, बचाए रखना। क्योंकि अगर उनका पैसा किसी भी गलत इन्वेस्टमेंट में चला गया या डूब गया तो उनके जो खर्चे हैं उस एज में, जब उनके पास इनकम भी नहीं है, वो कहाँ से पूरे होंगे। ठीक है, उनकी मेडिसिन का खर्चा हो सकता है, उनके डेली लाइफ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो ये खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। तो उन चीज़ों के लिए उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि अपना पैसा में क्या करना है? सेव करके रखना है, बचा के रखना है। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद रिटायर्ड पीपल हु वांट टू मेक श्योर दे डोंट आउटलिव देयर मनी, क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपना पैसा नहीं खो सकते हैं। फॉर दिस इन्वेस्टर सेफ्टी इज क्रिटिकल इवन इट इन्वॉल्व्स गिविंग अप रिटर्न पोटेंशियल फॉर सिक्योरिटी। इस बात का मतलब क्या है कि चाहे उन्हें हाई रिटर्न ना मिले, उनके लिए पहली प्रायोरिटी क्या होती है? अपने पैसे को प्रिजर्व करना, उसे बचाए रखना। ठीक है, क्योंकि अब वो अच्छा रिटर्न किसके लिए जनरेट करेंगे? उनकी मेन एज तो निकल चुकी है, अब तो उन्हें बस कंजप्शन करनी है, और जितना पैसा उनके पास है वो सफिशिएंट है, तो उन्हें ज्यादा ग्रो करने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अगर वो ज्यादा ग्रोथ की तरफ जाएंगे या फिर स्टॉक्स की तरफ जाएंगे या फिर हाई रिस्क की एसेट्स को बाय करेंगे तो हो सकता है उनका पैसा डूब जाए, तो उनको फाइनेंशियली उस टाइम पे स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग। कई बार लोग स्पेकुलेटर और ट्रेडर बोल देते हैं। स्पेकुलेटर वो होते हैं जो क्विक मनी जनरेट करने आते हैं मार्केट से, यानी कि वो मार्केट में एक ट्रेंड देखते हैं कि 1 महीना 2 महीने 6 महीने में मार्केट से क्या होने वाला है, और उस अकॉर्डिंग वो उस एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। द स्पेकुलेटर इज नॉट अ ट्रू इन्वेस्टर। स्पेकुलेटर जो है ना, ठीक है, स्पेकुलेटर जो है वो ट्रू इन्वेस्टर कभी नहीं होता, बट अ ट्रेडर हु एंजॉयज जंपिंग इन एंड आउट ऑफ स्टॉक्स फॉर कैपिटल गेन। स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स आर इंटरेस्टेड इन क्विक प्रॉफिट। हमेशा जो स्पेकुलेटर होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा क्विक प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं एंड यूज एडवांस्ड ट्रेडिंग टेक्निक्स। और यही नहीं, वो जो है एडवांस ट्रेडिंग टेक्निक्स लगाते हैं, लाइक शॉर्टिंग स्टॉक्स, स्टॉक को सेल कर दिया। अब आप बोलोगे भाई सेल करके प्रॉफिट होता है? बिल्कुल। अगर आप ट्रेडर हो, आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, आपने कभी किया भी होगा, आपने देखा होगा कि वहां पे शॉर्ट सेलिंग नाम का भी एक कंसेप्ट होता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट बहुत टॉप पे चल रहा है उसे बेच दो, और जब चीज सस्ती हो जाए तो वापस खरीद लो। तो ये जो बीच में जो आपका मार्जिन बनेगा ना, वो क्या बनेगा? आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो शॉर्टिंग स्टॉक्स, ट्रेडिंग ऑन द मार्जिन, मार्जिन पे ट्रेड भी करते हैं, ऑप्शंस एंड अदर स्पेशल मेथड, ये सारे स्पेशल मेथड होते हैं ट्रेडिंग के लिए। यानी कि स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म में, उन्हें मतलब नहीं पता कंपनी के क्या फंडामेंटल्स हैं, कैसे स्टॉक्स, उन्हें पता ग्राफ से कि ग्राफ कैसे जाएगा, शॉर्ट रन में क्या होने वाला है, लॉन्ग रन की वो सोचता ही नहीं है। इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग रन की सोचता है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में अच्छा प्रॉफिट, अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी होती है, लेकिन ट्रेडर्स हमेशा शॉर्ट रन में प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। वो उनके लिए इनकम सोर्स होता है एक तरह से। तो ये होता है हमारा स्पेकुलेशन का टॉपिक, जो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? फिनिश। अब समझते हैं दो तरह की इन्वेस्टिंग को, एक डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, दूसरा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। अब बात आती है कि भैया ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास फाइनेंशियल लिटरेसी है, मैं फाइनेंशियली अच्छे डिसीजन ले पाता हूं, तो मैं खुद अपने पैसे को लगाऊंगा, मुझे कहां पे लगाना है, मैं खुद सोचूंगा मेरा पैसा किस तरीके से ग्रो होगा, किन एसेट क्लास में ग्रो होगा, सारे डिसीजंस मैं खुद लूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। अब डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं भाई? कैसे करेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स की नॉलेज है, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस आती है, ठीक है, मैं फंडामेंटल समझ पाता हूँ स्टॉक्स के, ठीक है, प्रॉफिट देख सकता हूँ स्टॉक्स के, ठीक है, या फिर और ज्यादा रिसर्च कर सकता हूँ स्टॉक के बारे में, तो मैं जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि सब लोगों को हर एसेट क्लास के बारे में नहीं पता होता, ना ही वो रिसर्च करना चाहते हैं। वो सोचते हैं मुझे मैनेज करना ही नहीं है अपना पैसा, तो वो किसी फंड मैनेजर की हेल्प भी ले सकते हैं। अब बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ETF यानी कि
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को ना वो सीधा किसी भी पर्टिकुलर ETF को बाय कर सकते हैं, वहां पे जाके पैसा लगा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक तरह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग, यानी कि आप अपने पैसे को खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपके लिए आपका फंड मैनेजर, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर वो आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। तो उम्मीद आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैसे अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो इनके डिफरेंसेस मैं आपको एक पेज पे, मतलब एक डेफिनेशंस के साथ, ठीक है, डिफरेंसेस को पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो हम दो डिफरेंसेस देखेंगे, एक इन्वेस्टर और एक स्पेकुलेटर का, दूसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टर का। ठीक है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज बाय इन्वेस्टर देमसेल्व्स, यानी कि जब एक इन्वेस्टर खुद ही अपनी एसेट्स को परचेज करता है और खुद ही सेल करता है। ठीक है, इन्वेस्टर हैज एंटायर कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट, जब एक इन्वेस्टर को पूरा कंट्रोल होता है किसके ऊपर? अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। दैट इज विच सिक्योरिटीज नीड टू बी परचेज, वो जानता है उसे क्या चीज परचेज करनी है और बेचना है, एज वेल एज व्हेन टू परचेज और सेल, और कब खरीदना है कब बेचना है। तो कंप्लीट नॉलेज है एक इन्वेस्टर के पास, तो इन्वेस्टर अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। देयरफॉर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं, इन्वॉल्व एक्सपर्टीज एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स, तो उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए और इन्वेस्टिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, तब जाके एक पर्सन खुद जो है इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग, इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। जैसे मान लो आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, तो अब वो आपका काम नहीं है। आप मान लो एक SIP कर देते हो या फिर आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो, तो वो काम आप म्यूचुअल फंड मैनेजर का है कि वो आपके पैसे को किन एसेट्स में लगाना चाहता है। हाँ, लेकिन आप चेक जरूर कर सकते हो कि आपका पैसा किन किन एसेट्स में, किन किन कंपनीज में लगाया गया है। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं, फॉरेन मार्केट के भी ETF होते हैं, आप वहां जाके ETF बाय कर सकते हो। और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो आप कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी पैसा लगा सकते हो, सच एज वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड्स, REITs, जिसकी बात मैंने की थी अभी, ठीक है, REIT की। तो REIT हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहां पे आपका पैसा कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लगाया जाता है ताकि आपको रेंटल इनकम भी मिले और कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिले। इन्वेस्टर डज नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन वेरियस सिक्योरिटी। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली अपने पैसे को नहीं लगा रहा है वेरियस सिक्योरिटीज के बीच में। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, जहां पे हमने बात की कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में। ठीक है, अगर आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करोगे तो मैं इनके डिफरेंसेस पोस्ट भी कर दूंगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।